वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर अरुण सिंह। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक विशेष एपिसोड में आपका स्वागत। नाम स्क्रीन पे जैसे सामने है, उसको देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमारा आज का डिस्कशन ईरान और इजराइल की लड़ाई और उसका शेयर बाजार पे क्या इफेक्ट आएगा, इस पे केंद्रित है। इस विशेष एपिसोड को आज इस रनिंग मार्केट में बीच में बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे लोगों को ईरान और इजराइल की लड़ाई से एक्सट्रीम फियर हो रहा है। और इस फियर मॉन्गरिंग को हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई और लड़ाइयों से डिफरेंट है। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, बाजार क्या कह रहा है, राहु केतु और मंगल का केतु के साथ में लियो में जो संबंध है 7 जून से 28 जुलाई तक रहेगा इसका क्या इफेक्ट है। मंगल आग का कारक है, बारूद का कारक है। केतु इटसेल्फ मंगल है, कुजवत केतु मंगल की तरफ बिहेव करता है। और दोनों आग की राशि सिंह के अंदर शेर की राशि में प्रवेश हो गए, वो भी फायर फायर फायर। तो ये जो आपको पीछे की तरफ आग जलती हुई दिख रही है, ये तेल अवीव में जलती हुई दिखे आपको या तेहरान में जलती हुई दिखे, तो ये फायर 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 सब तरफ हो रही है। इसके अलावा ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इसके कारण वायु दुर्घटनाएं बढ़ गई है। अहमदाबाद की जो एरोप्लेन क्रैश था वो भी फायर बॉल की तरह बन गया था। उत्तराखंड के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे हवाई जहाज बीच में टेक्निकल स्लैक के कारण इधर से उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजिकली ये पीरियड बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन पीरियड है। लेकिन हमारा बाजार इसमें क्या कर रहा है, वॉर का बाजार पे क्या इम्पैक्ट आता है। नॉर्मल कोर्स में अगर हम देखते हैं तो जब भी कभी लड़ाई होती है तो बाजार में तीन बड़ी चीजें होती हैं। पहला, सोना ऊपर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि हम रिस्क असेट, रिस्क असेट कौन सी होती है? शेयर बाजार रिस्क असेट है। रिस्क असेट से नॉन रिस्क असेट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो गोल्ड को ऊपर भागना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जब भी लड़ाई होगी, क्योंकि ये सारा एरिया पूरे वर्ल्ड की क्रूड सप्लाई का जोन है, तो क्रूड के भाव को आसमान छू जाना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अब की बार की लड़ाई के अंदर बहुत ही विचित्र से संयोग बन रहे हैं और कारण बन रहे हैं। तो आइए उसी को देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, बाजार क्या कह रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स क्या कह रहे हैं। लेट्स डिस्कस these three important aspects of the Iran and Israel war and its impact on शेयर बाजार। ईरान और इसराइल के अंदर जो लड़ाई होगी वो पांचवा दिन हो गया, फिफ्थ डे। गुरुवार की रात को लड़ाई हुई थी। सैटरडे को, फ्राइडे को हमें रेप किया। सैटरडे को और लड़ाई हुई। संडे को क्या हुआ बाजार के अंदर, और उसके बाद मंडे। तो ये सारे घटनाक्रम के बीच में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग को बीच में छोड़ के अमेरिका वापस लौट गए हैं। और उन्होंने कहा है कि तेहरान में जितने लोग रह रहे हैं उनको तेहरान खाली कर देना चाहिए। तेहरान के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर उनकी सड़कों के ऊपर मैसिव ट्रैफिक जाम है और लोग बाग तेहरान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज जो है, उससे पहले हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसराइल और ईरान का मैप दिखाते हैं, ताकि आपको ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ आइडिया लग सके। ये ईरान है। ईरान और इसराइल के बीच के अंदर इराक, इधर सीरिया और इधर जॉर्डन, ये तीन बड़ा बड़ी कंट्रियां हैं। ऑलमोस्ट 1000-1200 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के अंदर। और
ये एक छोटी सी जो रेड पट्टी आपको दिख रही है, ये इजराइल है। ओके। और इजराइल के इस पास में ये लेबनान है, और इधर ये साइप्रस था जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए, और साइप्रस के अक्रॉस यहाँ पे टर्की खड़ा है। टर्की का बॉर्डर सीरिया से लगता हुआ था, और टर्की ने सीरिया की तख्तापलट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इराक आज की तारीख के अंदर अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है। जॉर्डन ने शुरू से कह रखा है कि हम हमारी एयर स्पेस के ऊपर से ईरान से कोई मिसाइल आएगी तो वो हम मार गिराएंगे। और इसराइल को अगर जाना है तो वो जॉर्डन का एयर स्पेस यूज कर सकता है, इराक का एयर स्पेस यूज कर सकता है, और ईरान तक जा सकता है। इस दोनों एयर स्पेस के बीच में उसको एयर रिफ्यूलर फ्यूल भरते हैं। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, पता नहीं जानबूझ के किया गया है या वैसे। जॉर्डन की एयर स्पेस के अंदर एक एयर रिफ्यूलिंग के समय एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर ने अपना बीकन ऑन किया तो पता पड़ा वो जर्मनी का एयर रिफ्यूलर है। यहाँ तो वो ईरान को संकेत देने के लिए कि नाटो की सारी कंट्रियां इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, चाहे ऊपर से वो कहे या ना कहे। लेकिन दूसरी बड़ी घटना ये हुई कि कल अनप्रेसिडेंटेड मूव की तरह अमेरिका ने अपने 20 एयर रिफ्यूलर्स को मिडिल ईस्ट भेज दिया। ऐसा अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने जो कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इधर आप नीचे और आ जाओगे तो इस मैप में देखें तो ये ईरान है, सऊदी अरेबिया, और ओमान। ओमान के अंदर उसका अपना अमेरिका की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। इधर से जो भी अपने एरियाज के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इधर कतर के अंदर मिलिट्री बेस है इनके, रियाद में मिलिट्री बेस है, कुवैत के अंदर मिलिट्री बेस है इनके, इराक के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस है, सीरिया के अंदर के पास में अमेरिका की प्रेजेंस है। फिर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका ने अपने 3 बड़े जो विमान वाहक पोतों के जो बेड़े हैं उनको लाके ईरान के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। तो ये जो समुद्र से घेराबंदी, हवाई जहाज से घेराबंदी, ये जो सारी घेराबंदी हो रही है इस तेहरान की, उसको देख के मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी चाल चल रही है। और ये सारा जो घटनाक्रम है उसमें नेतन्याहू जो इसराइल के प्रीमियर है, उनके 2 वॉर है। पहला, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिसाइल प्रोग्राम, और दूसरा ईरान की रिगीम बदलना चाहते हैं। रिगीम बदलने वाली जो स्कीम है उसके तहत उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और टॉप कमांड के लोगों को उन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स और इन सब से हमले करके उन्होंने काफी हद तक टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। और इवन आयतुल्ला खुमैनी को एलिमिनेट करने के लिए भी नेतन्याहू ने कह दिया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को असिस्नेट करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है। और यूएस ने अपने 1 डजन से ज्यादा रिफ्यूलर्स जेट ईस्ट में कर दिए, तो इसका मतलब है कि वो यूएस जल्दी ही इस वॉर को ज्वाइन कर सकता है। अमेरिका ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्त था उसको साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ऑलरेडी देयर में वहां पे मिडिल ईस्ट जोन के अंदर काम कर रहे हैं। यूएसएस यूके का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ऑलरेडी वहां पे है। तो अमेरिका के पास में जो सेंट्रल कमान है सेटकॉम, उसके पास यूएसएस पॉल विंसन है,
और उसके बाद में यूएसएस हैरी ट्रूमन है, और उसके अलावा इन्होंने यूएसएस निमित्ज को वहां पे बुला दिया। इसके अलावा 30 रिफ्यूलर्स ऑलरेडी इस इलाके के अंदर मूव कर रहे हैं, और ये यूरोप से काफी पास में है। और यूके का जो इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी ऑलरेडी इस जगह के ऊपर इसी सेम जोन में है। तो इस जोन के अंदर एयर रिफ्यूलिंग के इतने सारे एयर रिफ्यूलर, इतने सारे हवाई जहाज, इतने सारे असेट्स, तो इन सब के प्रेजेंस में कम से कम 30 से 40 हजार मिलिट्री ट्रूप्स ऑलरेडी वहां पे देर है। और इन्होंने एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि इन्होंने जो डिफेंस सिस्टम था जो यूक्रेन में लगा रखे थे, वो वहां से निकाल के इधर भेज दिए। हाइफा पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे अडानी पोर्ट इसको कंट्रोल करता है, और अडानी पोर्ट की 3% रेवेन्यू का जनरेशन अडानी हाइफा पोर्ट से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी, और इसराइल के प्रोस्पेक्टिव है। अभी बीच में एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि हाइफा पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मिसाइल अटैक हुए, और उसके कारण वहां पे काफी डैमेज हुआ। लेकिन अडानी के सीईओ ने इस र्यूमर को मना किया। लेकिन वॉर जोन के अंदर ऑलरेडी है हाइफा। हाइफा अगर वॉर जोन में है और खूब मिसाइलें दागी जा रही है, तो आप मान के चलो कि उसमें किसी भी दिन उसको डैमेज तो हो ही सकता है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो भी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अभी अपन आगे और डिस्कस करेंगे कि इसका अडानी पोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स सी कि इन सब सारी चीजों से बाजार पे क्या फर्क है। अडानी पोर्ट सबसे इंटरेस्टिंग अडानी पोर्ट ही है। ये न्यूज जब आई तो बाजार ने एक अडानी पोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग सी डिप लगाई आज से 3 दिन पहले, और एक डोजी बना के बंद हो गया 1400। और ये ऑलमोस्ट 40 रुपए के करीब की डिप थी। नेक्स्ट डे ये नीचे खुला, और इसने ग्रीन कैंडल दी मंडे को। आज सुबह ये ऊपर था, 1415 तक गया। अभी करंटली बाजार के अंदर ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बना रहा है, जो कि पिछले दिन की ग्रीन कैंडल के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये कैंडल के अंदर ही बंद हो जाता है, इसके लोअर एंड तक भी आके, तो भी ये बुलिश हरामी कैंडल बनाएगा, जो कि एक बुलिश फीचर दे रहा है। तो अडानी पोर्ट जो वार जोन में पोर्ट ऑपरेट कर रहा है, अगर वो भी बियरिश सिग्नल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इनको ये बात पता है कि बाजार को, बाजार के सारे स्मार्ट प्लेयर्स को, कि बाजार के अंदर मंदी आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा इंडिकेटर है क्रूड। जिस जोन में लड़ाई हो रही है ना, उस जोन में एक मिसाइल चलते ही क्रूड भाग जाता है, और एक्चुअल में भागा भी है। अगर हम देखते हैं कि क्रूड कैसे भागा था उस दिन, तो ये 67, उससे पहले वाले दिन ये 66 पे था। उससे पहले मिडिल ईस्ट की टेंशन से पहले ये 64 से भागा। इस इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो कि मैं अपने कई प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद में जैसे ही भागा, और मैंने पहले ही बोला था कि इसका टारगेट $72 आएगा, इसने 67 से $10 का मूव दिया। 76 77 तक ये गया, और उसके बाद वहां से इसने रिवर्सल दिया, और 72 पे था। नेक्स्ट डे ये 74 पे खुला सोमवार को, और सोमवार को खुला, और उसके बाद ये नीचे आ गया। आज भी ये 72 के आसपास खुला, और एक रेड कैंडल बना रहा है, नीचे आ रहा है। ये तब हो रहा है जब 5 दिन से दोनों तरफ से आसमान है ना मिसाइलों से दहला हुआ है, एयर अटैक हो रहा है। अभी उन्होंने उनकी कैपिटल सिटी जो है तेहरान, वहाँ की कई गवर्नमेंट बिल्डिंगों को कल रात को उड़ा दिया उन्होंने। उनके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में मिसाइल से हिट किया।
तो ये सब चीजों के चलते भी अगर बाजार के अंदर क्रूड के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो क्या गड़बड़ है अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड, गोल्ड। जब वर्ल्ड में लड़ाइयाँ होती है तो गोल्ड भागना चाहिए। गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड ने एक फ्राइडे को एक ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि इसने इस 3450 का जो डॉलर का एक इम्पोर्टेंट जोन है, इस पे ट्रिपल बॉटम बना के, और उसके बाद उसने एक बेरिश कैंडल बनाई, और नेक्स्ट डे आज भी ये एक बेरिश कैंडल के मोड में है। ऐसा क्या चल रहा है कि क्रूड नीचे गिर रहा है, गोल्ड नीचे गिर रहा है, और अडानी पोर्ट स्ट्रांग खड़ा है, और इवन अगर आप ये देखोगे तो डॉलर इंडेक्स के अंदर भी यूएसडी आईएनआर को भी देखेंगे, तो परसों इसने एक डोजी बनाई थी, डोजी या हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी, उसके बाद में एक बेरिश कैंडल बनाई, और आज अभी एक वापस हैमर ऑन टॉप टाइप की कैंडल बना रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बेरिश ट्रैप है। ये भी हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है। वर्ल्ड मार्केट के अंदर अगर देखेंगे तो आज इंडिया का मार्केट 92 पॉइंट निफ्टी डाउन है, 270 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है, और 225 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, जो कि बहुत ज्यादा डाउन नहीं है। इवन इंडिया की विक्स भी 2% कम हो गई है। कल डाउ जोन्स ग्रीन के अंदर था, नेस्डैक्स भी अच्छा खासा ग्रीन में था। और आज अगर बाकी मार्केट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्केट को, तो डेक्स 200 पॉइंट माइनस है, फिटजी 40, सब आधा परसेंट से लेस देन 1% के बीच में। यूरोपियन मार्केट इस समय माइनस में काम कर रहे हैं, फ्यूचर्स। और अब निक्काई को देखें तो निक्काई आज 250 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग है टाटा वुल ऑल शेयर इंडेक्स। टाटा वुल कहाँ का शेयर इंडेक्स है? सऊदी अरेबिया का। ये 235 पॉइंट, 1.26% ग्रीन है। इसको क्या प्रॉफिट हो रहा है सऊदी अरेबिया को? फिर आप आ जाओ टीए, टीए 35, टीए 35 ग्रीन में है। टीए 35 इसराइल का इंडेक्स है। भाई सारी दुनिया जिस लड़ाई को देख के लिए परेशान हो रही है, उस लड़ाई के जोन में जो कंट्री है बैठे हैं, जो सबसे बड़े अफेक्टेड कंट्रीज होंगे, वो सब ग्रीन में है। तो ये सारी घटनाक्रम को देख के ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है, और तो और हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, वो भी लास्ट 3 डे से ग्रीन कैंडल नीचे से बना के रिवर्सल की तरफ अग्रसर। अगर क्रूड के भाव, इसका मतलब है क्रूड के भाव नहीं बढ़ेंगे। अगर क्रूड के भाव नहीं बढ़ेंगे, तभी तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रॉफिट होने वाला है। और एग्जैक्टली सेम बाकी तीनों कंपनियों के चार्ट है। इंडियन ऑयल को देख लें आप, आईओसी, इसका भी एग्जैक्ट सेम चार्ट है, और बीपीसी, इसका भी सेम चार्ट है। तीनों का चार्ट ये बता रहा है कि हमको ये डर नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई के कारण होगा। इधर अमेरिका और इसकी लड़ाई एस्कलटेट होने के संभावनाएं पूरी पूरी दिख रही हैं। चार्ट मैंने आपको सारे दिखाई दिए। एक बार मैं आपको टीए और इसका चार्ट एक बार, टाटा टाटा उनका चार्ट बुलिश है। टाटा उनके चार्ट के बाद में टीए, टीए का चार्ट भी बुलिश है, और इनफैक्ट टीए का चार्ट तो और ज्यादा बुलिश है। ये डोजी बनाई, डोजी के बाद एनगल्फिंग कैंडल, और आज इस पे एक बड़ी सी बुलिश कैंडल इसने बनाई है। ये तब है जब वॉर जोन के अंदर फुल लड़ाई चल रही है। जिस कंट्री का अगर इंडेक्स ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो कंट्री कंफर्टेबल है, स्पाइट ऑफ द वॉर, कि वो लड़ाई के अंदर जीतने की तरफ अग्रसर है। US 30 जो है, उसने भी एक कल एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की एक कैंडल बनाई है डाउनवर्ड मूव के ऊपर, और
ये एक बुलिश कैंडल है जो कि बाजार को बुलिशनेस देने को तैयार है। तो ओवरऑल ईरान के हालात मुझे लग रहा है कि हम इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि रिगीम चेंज होने वाली है। कि बाजार क्यों नहीं गिर रहा, क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर सत्ता बदली, अगर मिडिल ईस्ट में सत्ता बदल गई तो इस इलाके में पीस आ जाएगी। पीस आ जाएगी तो ये लॉन्ग रन में इस पूरे इलाके और वर्ल्ड की शांति के लिए बेटर हो जाएगा। इस इलाके के अंदर जो कंट्रीज हैं, उसके अंदर ये जो कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये सब जो है ये सुन्नी कंट्री है। ईरान शियाओं का बड़ा लीडर है। शियाओं के साथ में जो यमन शियाइट कंट्री है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये शिया सुन्नी का जो पुराना झगड़ा है उसके अंदर अभी सारे मुस्लिम कंट्रीज में जो सुन्नी मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज है वो शांत बैठे हैं। और उनमें से मेजोरिटी के अमेरिका से इतने अच्छे संबंध हैं, या अमेरिका से वो इतने अधिक दबे हुए हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते सिवाय इसके कि वो लिप सर्विस करें कि नहीं नहीं ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारे एयर स्पेस को आप यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर बाजार के अंदर क्रूड के भाव नहीं बढ़ रहे हैं तो बाजार में इस लड़ाई के कारण मंदी आने की संभावना आपको नहीं रखनी चाहिए। निफ्टी का चार्ट ओवरऑल अगर अपन देखते हैं, एक बार लास्ट नॉट द लीस्ट, अपने करंट निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखते हैं डेली के अंदर, तो ये 2 दिन की दो बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद आज ये एक बेरिश डार्क क्लाउड कवर टाइप की कैंडल बना रही है। लेकिन ये कैंडल जब बंद होगी 3:30 बजे, तब जाके इस कैंडल के बारे में अपन कमेंट करेंगे। अगर अपन इसको माइनर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं तो ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इस जोन के अंदर 840 845 के जोन से डबल बॉटम ही बनाया है इसने, और ये यहाँ से कभी भी रिवर्स होकर अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस मूव का ये करेक्टिव मूव है। इसी के साथ मैं आज का ये अपना एक विशेष एपिसोड के अंदर लास्ट बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से बिहेव कर रही है, और ये भी किसी भी मोमेंट में रिवर्सल आपको दिखा सकती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज के एपिसोड का ये डिस्क्लेमर आप सभी को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इसको देख लें, ताकि आप लोगों को ये कोई शक सुबह नहीं रहे कि हम सीबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बाजार के बारे में कल का ये सर्वतोभद्र का चार्ट है। और कल के सर्वतोभद्र के चार्ट में बुध के ऊपर एक वेद आ रहा है। बुध का जो वेद है वो बेरिश माना जाता है, लेकिन बुध स्वग्रही है। और इधर साथ ही में एक उत्तराषाढ़ा के ऊपर प्लूटो पे भी वेद आ रहा है, और प्लूटो का वेद बुलिश माना जाता है। लेकिन अपने को ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये एक वेद आपका बेरिश है और एक वेद आपका बुलिश आ रहा है, और प्लूटो रिट्रोगेट भी है। तो कल का दिन आपके लिए वॉलेटिलिटी भरा दिन रहेगा। परसों का दिन अगर हम देखते हैं तो परसों के दिन जुपिटर के ऊपर वेद है। नॉर्मल कोर्स के अंदर जुपिटर का वेद बुलिश होता है, लेकिन जुपिटर इस समय अस्त चल रहे हैं, तो परसों के दिन नॉर्मल कोर्स में बेरिश होता है, लेकिन परसों जुपिटर अस्त है, इसलिए परसों बुलिश वेद आ रहा है।
बुलिश कितनी तारीख को आ रहा है? 19 तारीख को आ रहा है। 19 तारीख के दिन हमारे यहाँ पे एक्सपायरी है। ठीक है। अब ये दोनों मैंने आपको सर्वतोभद्र के वेद क्यों बताए मैंने आपको? क्योंकि 18 तारीख की रात को अमेरिका में फेड की मीटिंग है, और मीटिंग के अंदर जो डिसीजन होगा उसके चलते वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। अगर कल फर्स्ट हाफ में बाजार नेगेटिव रहता है तो सेकंड हाफ में अच्छी खासी बुलिशनेस रहेगी, क्योंकि परसों भी हमें बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। अगर किसी को एस्ट्रोटेक्निकल सीखने की इच्छा है, और एस्ट्रोटेक्निकल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ताकि उनकी ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस स्किल बढ़ सके, तो वो मेरा एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जून एंड के या जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर अगला बैच शुरू होने वाला है। लिमिटेड सीट अभी भी अवेलेबल है। अगर किसी को उसके बारे में जानना है, इंटरेस्ट है, तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए शुभ मंगलमय हो। और एक ये 20 तारीख का, 20 जून का जो सर्वतोभद्र का जो टाइमिंग है, वो भी आपको अ, ये बता रहा है कि बुलिश है। तो अपने पास में एक बुलिश क्लस्टर आने वाला है गुरुवार और शुक्रवार। तो अपनी पोजीशंस को अपने को बाजार के बावजूद, बाजार में डराएंगे या आपको कि लड़ाई हो रही है, अमेरिका कूद रहा है, अमेरिका लड़ाई में आ रहा है, नेचुरल। अगर अमेरिका लड़ाई में आ रहा है तो इसका मतलब और सेफ है बाजार। भाई आज अकेला इसराइल ईरान की पूरी एयर एयर डिफेंस को खत्म करके जहां मर्जी आए वहां जाके वो अपने जिस जिस ठिकाने को चाहता है उसको बम्बार्ड कर रहा है। तो नेचुरल है, उस लड़ाई से बाजार को क्या फर्क पड़ेगा जिसमें एक आदमी तो ऑलरेडी ताकतवर है। और ये प्रकृति का नियम है, हमेशा लोग आज ताकतवर के साथ में होते हैं। महाभारत की लड़ाई के अंदर भी लोगों को लग रहा था कि कौरव ताकतवर है, तो कौरव के साथ ही ज्यादा लोग हैं। तो दुनिया का नियम है। तो बाजार क्या परसेप्शन पे चल रहा है, बाजार को लग रहा है कि इसराइल जीत रहा है, इसलिए बाजार नहीं गिर रहा है। अगर यही लग रहा होता कि ईरान जीत रहा है तो ये बाजार गिर गया हो। तो इसलिए इसी के साथ आपका अगला ट्रेडिंग वीक जो बचा हुआ ये ट्रेडिंग वीक है, वो इंस्पाइट ऑफ वॉर, इसके अंदर बहुत ज्यादा मंदी की संभावना है। तो टेक्निकल चार्ट पे भी नहीं लग रही है, एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं लग रही। और आपको ईरान इराक की ईरान इसराइल की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से हमें ये सबक लेना चाहिए था, ये है कि हर वॉर के बाद भाव भगवान चाहिए। लड़ाई हुई, हमको ऐसा लगना चाहिए क्रूड भागेगा। अगर किसने ये सोच के क्रूड खरीद लिया और पता पड़ा क्रूड तो नीचे आ गया, अब वो क्रूड नीचे क्यों आ गया ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। फिर सोना भागना चाहिए था, सोना आपको भागा भी, लेकिन वो भाग के अब नीचे आ गया। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो अगर ये दो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, तो तीसरी चीज जो कि इंडेक्स, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा हुआ है, वो तो ऊपर भागेगा ही भागेगा। लड़ाई के बीच में भी बाजार ग्रीन में रह रहा है, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसा अगर होता होता तो आपको हम लोग ये कभी नहीं कहते कि भाव भगवान से, भाव को सबसे पहले देखना है। और टेक्निकल जो कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूज हमेशा टेक्निकल को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब बाजार क्या इंडिकेट कर रहा है? बाजार ये इंडिकेट कर रहा है, टेक्निकल चार्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जो लड़ाई है वो एक डिसिसिव मोड पे आई है। इसके बाद में या तो ईरान की जो करंट लीडरशिप है वो सरेंडर करेगी। हाँ, एक बात बताना भूल गया, ईरान के जो निर्वासित राजा थे पहलवी, वो लोग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका उनको वापस रीइंस्टेट करना चाहता है, और अमेरिका उनको रीइंस्टेट करना चाह रहा है, और उन्होंने कल इसराइल की विजिट की। तो इस तो मुझे लगता है रिगीम चेंज की न्यूज आते ही बाजार बहुत एक्सपोनेंशियली बाजार अपसाइड की तरफ भागेगा। क्योंकि ये मेरे को याद नहीं पड़ता पिछले
साल भर की सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाली है, ईरान के अंदर रिगीम का बदलना। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, अगर किसी ने मेरा ये चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल एस्ट्रो टेक्निकल सीखने की इच्छा है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड।